हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिंपल इकोनॉमिक्स। सिंपल इकोनॉमिक्स चैनल पर आपको सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक को सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की क्लास में हम जानेंगे बाजार की विशेषताएँ और बाजार के विभिन्न रूप। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जानते हैं बाजार की विशेषताएँ। वस्तु। बाजार का संबंध एक ही वस्तु से होना चाहिए, क्योंकि अर्थशास्त्र में जब हम बाजार शब्द का प्रयोग करते हैं तो एक ही प्रकार की वस्तु का होना तय माना जाता है, जैसे कपड़े का बाजार, चूड़ी का बाजार, सब्जी का बाजार, अनाज का बाजार आदि। एक क्षेत्र। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं किया जाता, यानी कि एक जगह का नहीं होता, बल्कि इसका प्रयोग एक ऐसे क्षेत्र के लिए किया जाता है जहाँ क्रेता और विक्रेता इस तरह फैले होते हैं कि उनमें आपसी प्रतियोगिता होती है, प्रतियोगिता या स्वतंत्र प्रतियोगिता। बाजार के लिए यह एक आवश्यक महत्वपूर्ण शर्त यह होनी चाहिए क्रेता और विक्रेता के बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता का होना आवश्यक हो, यानी कि कोई भी सौदा करते समय किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। क्रेता और विक्रेता। बाजार में क्रेता और विक्रेता दोनों ही होने चाहिए, क्योंकि क्रेता और विक्रेता के बगैर बाजार की कल्पना ही नहीं की जा सकती, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों न हो। एक मूल्य। बाजार के अंदर क्रेता और विक्रेताओं के बीच जब आपसी प्रतियोगिता होती है, उनके बीच निकट संपर्क होता है, तब ऐसी स्थिति में वस्तुओं के मूल्यों में समानता होने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी प्रतियोगिता का होना एक अच्छे बाजार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। 6 पॉइंट। बाजार का पूर्ण ज्ञान होना। बाजार में वस्तुओं के मूल्य में अंतर न हो, इसलिए यह आवश्यक है कि क्रेता और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। आगे जानते हैं बाजार के विभिन्न रूप। अर्थशास्त्रियों ने बाजार का विभिन्न तत्वों के आधार पर वर्गीकरण किया है। विभिन्न तत्वों के आधार पर बाजार का वर्गीकरण निम्नलिखित है। समय के आधार पर वर्गीकरण, क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण, प्रतियोगिता के आधार पर वर्गीकरण। तो हम इन सबको जरा ठीक से जान लेते हैं। जानते हैं समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण कैसे किया गया है। समय के आधार पर वर्गीकरण। समय के आधार पर बाजार को 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, अति अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार और अति दीर्घकालीन बाजार। जानते हैं अति अल्पकालीन बाजार, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। अति अल्पकालीन बाजार उन वस्तुओं का होता है जिनकी पूर्ति को उनकी मांग के अनुरूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस बाजार में समय इतना कम होता है कि वस्तु की पूर्ति को उनकी मांग के अनुसार घटाना बढ़ाना संभव नहीं होता। उदाहरण जैसे कि दूध, दही, मछली, मांस, सब्जी आदि का बाजार। इस तरह अति अल्पकालीन बाजार की अवधि में वस्तुओं के मूल्य को उनके बाजार मूल्य कहा जाता है। अल्पकालीन बाजार। जब किसी वस्तु की पूर्ति को एक निश्चित सीमा तक घटाया बढ़ाया जा सकता हो तो वह अल्पकालीन बाजार कहलाता है। केवल वर्तमान साधनों का उपयोग कर पूर्ति में थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकता है, किंतु मांग के अनुरूप नहीं। इसलिए अल्पकालीन बाजार में वस्तुओं की कीमतों के निर्धारण में पूर्ति की अपेक्षा मांग का प्रभाव अधिक होता है। जानते हैं दीर्घकालीन बाजार, लॉन्ग पीरियड ऑफ मार्केट। जब समय इतना पर्याप्त हो कि पूर्ति को उनकी मांग के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सके तो वह बाजार दीर्घकालीन बाजार कहलाता है। अति दीर्घकालीन बाजार, वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ मार्केट। जब बाजार में मांग व पूर्ति दोनों में अत्यधिक परिवर्तन होते हैं, साथ ही उनके समायोजन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ऐसे बाजार को अति दीर्घकालीन बाजार कहा जाता है। जनसंख्या में वृद्धि, उपभोक्ता की रुचि, फैशन आदि में परिवर्तन होने के कारण ही मांग में बड़े परिवर्तन होते हैं। ठीक उसी तरह उत्पादकता में परिवर्तन, नई तकनीकी का विकास आदि पूर्ति में होने वाले बड़े परिवर्तनों का कारण बनते हैं। इनमें इतना अधिक समय होता है कि उत्पादक उत्पत्ति के साधनों में आधारभूत परिवर्तन करने में सक्षम होता है। आगे जानते हैं क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण।
क्षेत्र के आधार पर बाजार को 4 भागों में बांटा गया: स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार। स्थानीय बाजार: जब किसी वस्तु का क्रय व विक्रय एक निश्चित स्थान अथवा एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित होता है तो उस वस्तु के बाजार को स्थानीय बाजार कहा जाता है। प्रादेशिक बाजार: जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रय एक क्षेत्र विशेष या बड़े क्षेत्र तक फैले होते हैं तो इस बाजार को प्रादेशिक बाजार कहते हैं। प्रादेशिक बाजार में वस्तुओं की मांग व पूर्ति किसी प्रदेश विशेष की सीमा तक ही फैली होती है, जैसे कि लाख की चूड़ियों का बाजार जो राजस्थान तक ही सीमित है। राष्ट्रीय बाजार: राष्ट्रीय बाजार जब किसी वस्तु की मांग संपूर्ण देश में होती है, अर्थात जब वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता पूरे राष्ट्र में फैले हुए होते हैं तब उन वस्तुओं के बाजार को राष्ट्रीय बाजार कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार इंटरनेशनल मार्केट: जब किसी वस्तु की मांग पूरे विश्व में होती है, अर्थात उस वस्तु के जो क्रेता और विक्रेता होते हैं संपूर्ण विश्व में फैले हुए होते हैं तो ऐसी वस्तु के बाजार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहा जाता है, जैसे सोना, चांदी, कपास, पटसन, पेट्रोल इत्यादि। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया: प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, एकाधिकार बाजार, जिनको हम बारी बारी से अब जानेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन मार्केट: जब बाजार में किसी वस्तु के क्रय विक्रय के लिए क्रेताओं व विक्रेताओं के बीच पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है तो उस बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार या पूर्ण बाजार कहा जाता है। इस तरह के बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जहां इन क्रेता और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। बाजार में फर्मों के प्रवेश या बाहर निकलने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। उत्पादन के साधन पूर्ण गतिशील होते हैं। अपूर्ण बाजार या फिर अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार: जब किसी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है तब वह बाजार अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार या अपूर्ण बाजार कहलाता है। इस बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या कम होती है, जिस कारण उन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, जिसका परिणाम यह होता है कि बाजार में प्रमुख रूप से वस्तु विभेद पाया जाता है। एकाधिकार बाजार या मोनोपोली मार्केट: एकाधिकार बाजार की उस दशा को कहते हैं जिसमें एकाधिकारी किसी वस्तु विशेष का केवल अकेला उत्पादक होता है, साथ ही उस वस्तु विशेष की निकट स्थानापन्न वस्तु का कोई भी उत्पादक नहीं होता। इस प्रकार वस्तु की पूर्ति पर उनका पूर्ण नियंत्रण होता है। इसमें प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है, अतः एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वसूल करता है। इस तरह एकाधिकारी का अपनी वस्तु की पूर्ति तथा कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है। मोनोपोली अपनी वस्तु की कीमत स्वयं निर्धारित करता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में जो कीमत होती है वो उद्योग द्वारा निर्धारित की जाती है। ओके, आगे आने वाली वीडियो में हम इन बाज़ारों को विस्तार से जानेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड प्रेस बेल आइकन। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।